Hello everyone, I'm Pooja Mishra and in today's video we are going to talk about environment and ecology questions which are asked in UPSC Civil Services Prelims Examination. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। उसके साथ ही हम देखेंगे कि हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, व्हाट स्ट्रैटेजी वी हैव टू अडॉप्ट ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जो भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं हम एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए। सो वी विल बिगिन दिस इज पार्ट 1 एंड वी विल बिगिन दिस बाय एनालाइजिंग 2019 प्रीलिम्स पेपर। You can subscribe my YouTube channel to get updates on latest videos. You can also follow me on Telegram and Facebook. जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल काफी क्वेश्चंस आते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। आप देख सकते हैं 2013 में 17, 2014 में 28 एंड 2019 में 21 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेटलैंड्स, टाइगर रिजर्व। तो इस पोर्शन में तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फौना पे। तो ये सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें से ये टॉपिक्स तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी इन वेरी डिटेल। यहाँ भी टॉपिक्स मेंशन है जैसे एक्ट्स एंड पॉलिसी रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे आपसे गलती ना हो। Now we will begin with analysis of prelims paper 2019 set A. Question number 18, which of the following national parks lies completely in the temperate alpine zone? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपके पास होनी चाहिए कि जो टेम्परेट अल्पाइन जोन है वो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। एंड सेकेंड कि जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आप ये चारों ऑप्शन में देखें तो जो ऑप्शन डी है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में भी काफी ऊपर की तरफ है और इसलिए यहाँ पे जो है एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स होता है कंपेयर टू जो दूसरे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, वैली ऑफ फ्लावर। Question number 21, which one of the following group of plant domesticated in the new world and introduced into the old world? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको खाली ये पता होना चाहिए कि जो ओल्ड वर्ल्ड है वहां पे कॉटन, आपको सबको पता होगा कि कॉटन तो ऑलरेडी पहले से ही था, ये न्यू वर्ल्ड से नहीं आया था। और जो सेकेंड चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि वीट भी था, वीट भी ऑलरेडी था। आप इंडिया का भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि कॉटन एंड वीट पहले से ही था। तो अगर आप खाली इन दो को जब एलिमिनेट करेंगे कि कॉटन एंड वीट नहीं होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन खाली आपके पास ए बचेगा, टोबैको, कोकास एंड रबर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ये भी मैं कहूंगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ये आप एलिमिनेशन को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि एशियाटिक लैंड नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये हमेशा करंट अफेयर्स में ये चीजें रही हैं और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि एशियाटिक लैंड जो है वो खाली ओनली इट इज फाउंड इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, वन हॉर्न डायनासोर इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब आप देखिए कि ये वन हॉर्न डायनासोर इंडिया में कहाँ होता है। तो इंडिया में ये आसाम में होता है, जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहां ही पाए जाते हैं। अब हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत सिमिलर है उसके जो आसपास के जो दूसरे देशों की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जैसे म्यांमार हो गया। तो वो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वन हॉर्न डायनासोर जो है वो खाली इंडिया में ही पाए जाते हैं, वो म्यांमार में नहीं होगा। तो ये भूटान में भी मिलते हैं, नेपाल में भी, म्यांमार में भी पाए जाते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट 3 है वो रॉन्ग है। तो अगर आपको ये पता है स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, तो आपको आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट।
Next we'll talk about question number 25 and I found this very easy क्योंकि straight forward था ये शंकर राइस में mention किया हुआ है in the context which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the stratosphere। तो अगर आप options को देखें अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो you will be able to arrive at the right answer कि reducing the global warming। और ये जो शंकर राइस की बुक में पार्ट 3 क्लाइमेट चेंज है उसमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में जियो इंजीनियरिंग करके एक टॉपिक है उसमें बिल्कुल मेंशन किया गया है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप जो भी अपनी बुक फॉलो कर रहे हैं कोई भी टेक्स्ट बुक्स आपके पास है तो आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। Now next question is question number 26 in the context of which one of the following are the terms pyrolysis and plasma gasification mentioned। तो ए एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ मेटल्स, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन एंड टेक्निक्स, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स एंड वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज। तो ये भी आप इसको करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। शंकर आईएएस की जो बुक है जिसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो टॉपिक है उसमें भी ये मेंशन्ड है कि व्हाट डू यू मीन बाय पायरोलिसिस। तो अगर आपको इतना पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। Next is 27th question, which one of the following are अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रही थी, बट शंकर आईएएस में ये दिया हुआ है। उसके अपेंडिक्स में जो डिफरेंट जो ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो लिस्टिंग है उसमें ये क्लियरली ये मेंशन्ड है। तो आप वहां से आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 28 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको ये सारे पता होंगे कि कितने टर्टल्स की कितनी स्पीसीज हैं और वो स्पीसीज हर्बीवोर्स है कार्निवोर्स है, किसी को नहीं पता होता है। तो इसमें आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। अब इसमें सारे स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है कि सम स्पीसीज ऑफ टर्टल, सम स्पीसीज ऑफ फिश, सम स्पीसीज ऑफ मैराइन मैमल्स। तो मैंने ये लॉजिक लगाया था कि इतनी सारी स्पीसीज हैं तो उसमें हो सकता है कि अगर एक भी स्पीसीज अगर होगी हर्बीवोर तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऑप्शन डी टिक किया था कि सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है और ये आंसर मेरा राइट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें एक तरफ वाइल्ड लाइफ की लिस्टिंग है, दूसरी तरफ उसके एरिया से कहाँ ये दे आर फाउंड इन। अब इसमें देखिए ये आप एलिमिनेशन के थ्रू बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको सारे वाइल्ड लाइफ और कहाँ पे ये पाए जाते हैं जानना जरूरी नहीं है। आपको अगर पता है कि इरावदी डॉल्फिन, तो क्योंकि ये आपको ये पता है कि ये रिवर कहाँ है, ये म्यांमार में है, तो ऑब्वियसली ये चंबल रिवर में नहीं पाई जाएगी। तो अगर आपको ज्योग्राफी भी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, आपको ये पता है कि इरावदी जो रिवर है वो म्यांमार में है, तो वो चंबल में नहीं हो सकते हैं। तो आप ऑप्शन 2 को एलिमिनेट करेंगे, जहां ऑप्शन आपने सेकंड एलिमिनेट किया, यू विल इजीली अराइव एट राइट ऑप्शन सी वेयर 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। Now we will discuss question number 30. Why is there a great concern about the microbeads that are released into the environment? ये questions मुझे लगता है बहुत easy था attempt करना क्योंकि ये current affairs में से था। हमेशा current affairs में ये आता था कि ocean pollution के बारे में, कि ocean pollute हो रही है because of the microbeads की वजह से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि they are considered harmful to marine ecosystem। यहाँ पे बस problem ये थी कि एक से ज्यादा options लग रहे थे कि सही होगा कि they can, जैसे option B है कि they can cause skin cancer or they can be they are small enough they are small enough to be absorbed by the croplands in irrigated fields। तो ये ऑप्शन भी सिमिलर लगे थे, बट आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको जो मोस्ट डेफिनेट आंसर लगे कि मोस्ट क्लोज ऑप्शन, आपको उसकी तरफ जाना है। तो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली राइट होगा कि दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, इसलिए आंसर ए इज करेक्ट। Next is question number 31. Recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan nettle because it is found to be a sustainable source of। अब इस question को मैंने attempt नहीं किया था because I was completely clueless कि क्या question है, Himalayan nettle क्या है, मुझे कुछ भी idea नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। ऐसे questions को जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी idea नहीं है, it's better to leave। अगर आप किसी 2 option में confuse हैं तब आप risk ले सकते हैं, पर जहाँ पे आपको बिल्कुल भी आप clueless हैं तो इट्स बेटर कि उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें।
बट इसका करेक्ट आंसर था डी, टेक्सटाइल फाइबर। Now we come to question number 32 for the measurement estimation of which of the following are satellite images या remote sensing data used। तो इसमें अगर आपको बेसिक नॉलेज है कि जो रिमोट सेंसिंग जो डेटा है या सैटेलाइट इमेजेस वो कैसे फंक्शन करती है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट है क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये आपको नॉलेज होगी कि जो भी हम रिमोट सेंसिंग डेटा से हम किसी जगह का वेजिटेशन हम पता करते हैं कि कितना वहां पे ग्रीन वेजिटेशन है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 राइट होगा। अब ये सेकंड स्टेटमेंट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। तो ये भी जनरली सबको पता होता है कि जो रिमोट सेंसिंग डेटा से हम ग्रीन हाउस एमिशन जो गैस एमिशन है उसका भी पता करते हैं। एंड लैंड सरफेस टेम्परेचर, तो किसी एरिया का सरफेस टेम्परेचर कितना है ये भी हमें पता चलता है बाय रिमोट सेंसिंग डेटा से। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, अगर इसमें बस आपको इस जो आपने पढ़ा है उसको आपको एप्लीकेशन उसका आना चाहिए। तो स्टेटमेंट जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेयर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे 4 स्टेट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि यू हैव टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ लैंड। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में सबसे पहले 2 है या 3 है। तो 2 है मध्य प्रदेश, 3 है महाराष्ट्र। तो आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा फॉरेस्ट कवर है कंपेयर टू महाराष्ट्र, तो आपका ऑप्शन ए एंड बी पहले एलिमिनेट हो जाएगा कि वो दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो आपका खाली रहेगा ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी एंड डी में से कोई एक आपको चूज करना है, या आप कैसे कर सकते हैं कि 3 के बाद 2 है यानी कि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश है, दोनों में ही है, तो वहां कुछ नहीं करना है। नाउ अब है 4 या 1। 4 है ओडिशा और 1 है छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझदारी यूज करनी है कि कहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज्यादा होगा, छत्तीसगढ़ में कि ओडिशा में। तो आपको ज्योग्राफी का आइडिया है या थोड़ा सा भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का आइडिया, तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कवर ज्यादा होता है कंपेयर टू ओडिशा। तो आप इजीली ऑप्शन सी को टिक कर देंगे और वही राइट ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको सारे फैक्ट्स पता हो, बट आपको जितना भी पता है उसको अप्लाई करते हुए आपको सही आंसर तक पहुंचना है। Now question number 34, which of the following statements are correct about the deposits of methane hydrate? तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट सेकंड को देखिए, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। तो ये करंट अफेयर्स में बार बार ये टॉपिक आ रहा था कि जो आर्कटिक जो रीजन है इट कैन बी पोटेंशियल सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल्स, तो और ये हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को काफी हद तक पूरी कर सकती है। तो ये करंट अफेयर्स का है, तो आपको ये पता चल जाएगा स्टेटमेंट 2 राइट है। स्टेटमेंट 1 भी इससे आपको ये पता चल जाए कि राइट है कि ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। की ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो आइस है वो मेल्ट होगी और ये जो गैस जो मीथेन गैस का रिलीज होगा। तो आपको ये पता चल जाएगा स्टेटमेंट 1 भी राइट है। तो आप यू आर लेफ्ट विथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट डी कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब आपको थर्ड स्टेटमेंट पे जाना है। थर्ड स्टेटमेंट है कि मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और 2। तो अगर आपको नहीं पता है, आपको इतना भी पता है कि जो मीथेन है, मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था कि जो मीथेन है वो CH4 है, जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो यानी O2 के साथ करेगा तो CO2 बनने के चांसेस हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से अप्रोच किया था कि स्टेटमेंट, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट होगा। तो मैंने ऑप्शन डी ये सोच के टिक किया था और ये आंसर ये करेक्ट भी था, ऑप्शन डी ही इसका आंसर है। तो आप इस तरीके से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके और कुछ लॉजिक लगा के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने सारे आंसर्स किसी टेक्स्ट बुक में ही पढ़े हैं। Now question number 35, consider the following। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है ऑप्शन में और पूछा गया है कि which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop biomass residue। अब इसको ये जो मैंने अटेम्प्ट किया था तो मेरा ये रॉन्ग हो गया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये लेते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इंडस्ट्री से है। तो मेरे दिमाग में यही था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इंडस्ट्री से रिलीज होगा, इसलिए ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने 8 टिक किया था कि 1 एंड 2 पर ये मेरा रॉन्ग हो गया था। तो इसमें चारों ऑप्शंस होंगे, चारों गैसेस होंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा 1, 2, 3 एंड 4।
तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको रिस्क लेना पड़ता है, तो वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, पर रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। Next, we come to question number 39. In India, the use of carbofuran, methyl parathenophorate, and trizofols is viewed with apprehension. These chemicals are used as I was clueless in this question. मुझे नहीं आइडिया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैं किसी भी ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। बट ऑप्शन ए इज राइट कि pesticides in agriculture, these chemicals are used as pesticides in agriculture. Now question number 40, consider the following statements. अब जिसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। स्टेटमेंट 1, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसमें ध्यान रखिए, इसमें जो यूज किया गया है, एक तो है मैंडेटरी कि मैंडेटरी है, और जो सेकंड वर्ड यूज किया गया है ये है ऑल दी वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि रामसर कन्वेंशन में ये मुझे था कि वो मैंडेटरी जो वर्ड है, ये ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं मैंडेटरी एंड ऑल दी वेटलैंड्स, ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, तो ऐसे वर्ड्स को ध्यान में रखना है। इसलिए मुझे ये लगा था कि नहीं, ये स्टेटमेंट राइट नहीं हो सकता, कि मैंडेटरी नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए कि टू कंजर्व ऑल दी वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मैंने स्टेटमेंट 1 को रॉन्ग किया था। मैंने जब स्टेटमेंट 1 को रॉन्ग किया तो ऑप्शन ए एंड डी एलिमिनेट हो गया, मेरे पास रहा खाली 2 ऑप्शन, बी एंड सी। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस ये चेक करना है कि स्टेटमेंट 2 राइट है कि नहीं। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रामसर कन्वेंशन। अब आपको पता है कि जो रामसर का जो कन्वेंशन है वो पहले था, वो 2010 से के बाद नहीं था, 2010 के पहले था। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर ये पहले है रामसर कन्वेंशन, तो इंडिया में जो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स बने होंगे वो इसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन इसके रिकमेंडेशंस पे ही बने होंगे, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी राइट होगा। तो आप भी टिक करेंगे और आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 है, एग्रीकल्चर सॉइल्स, जो एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट, कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज एक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन शंकर आईएएस में भी दिया गया है। उसके एनवायरमेंटल पोल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन को अगर आपने ध्यान से इसमें पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हैं कि सारे जो एग्रीकल्चर सॉइल्स है, जो कैटल और पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये सारे पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं, तो सारे नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। Now question number 43, in the context of the proposals to the use of hydrogen enriched CNG HCNG as fuel for the buses in public transport, consider the following statements। अभी पहले देखने से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, पर मैंने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व किया था। स्टेटमेंट 1 को अगर आप देखें तो स्टेटमेंट 1 है, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। अब इसमें लिखा है कि एलिमिनेशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन, ये मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगा था कि एलिमिनेट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने जो स्टेटमेंट 1 है उसको गलत किया था। तो मेरे पास खाली 2 ऑप्शन रहता था, बी एंड सी, कि 2 एंड 3 होगा या तो 4 होगा। अब 2 अगर देखें तो हाइड्रोजन CNG HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एमिशन, ये समवॉट मुझे लगता है कि हाँ ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो है हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस। आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि 1/5 बाय वॉल्यूम होगा कि नहीं, पर अगर आप स्टेटमेंट 4 को देखें तो HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। अब मुझे इस पे भी डाउट था, क्योंकि अगर न्यू टेक्नोलॉजी है तो शायद ये लेस एक्सपेंसिव नहीं होगी, मोर एक्सपेंसिव होगी, इसीलिए इसको प्रैक्टिकल यूज करने में, प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने इस लॉजिक के साथ मैंने ऑप्शन बी टिक किया था कि ओनली 2 एंड 3 दे आर करेक्ट, और ये आंसर राइट हुआ था।
नाउ क्वेश्चन नंबर 58, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, और दो स्टेटमेंट है। तो शंकर आइज में वैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में दिया गया हुआ है, तो इससे आप जो स्टेटमेंट जो सेकंड है वो तो हो जाता है कि स्टेटमेंट 2 इज राइट कि इट ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। पर स्टेटमेंट 1 थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके बारे में शंकर आइस में नहीं मेंशन है कि जो स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसमें आइडिया नहीं था। आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो, या रिस्क अगर आप उठाना चाहें तो ऐसे क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। वैसे इसका आंसर था बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Next is question number 59. As per the solid waste management rules 2016, which of the following statements is correct? तो अगर आपको solid waste management rules के बारे में पता है तब तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट इजीली कर पाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप थ्रू एलिमिनेशन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसे, ये हम देखते हैं। जो ए है, जो स्टेटमेंट ए है वो है वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको चारों ऑप्शंस पहले पढ़ना है। एक ही कोई ऑप्शन पढ़ते ही आपको नहीं कि यही आंसर होगा, आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। अब ऑप्शन बी है कि द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। तो ओनली वाज द कीवर्ड फॉर मी हियर, और मैंने इसे इस बी को एलिमिनेट किया था कि ये खाली लोकल बॉडीज, जो अर्बन लोकल बॉडीज और जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं उनके लिए नहीं होगा। बाकी जो जगह है, विलेजेस, उनके लिए भी होगा, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को बी को गलत किया था। थर्ड है कि द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड द वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ये मुझे लॉजिकल लगा था कि ये हो सकता है। D is it is mandatory on part of the waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district। ये भी मुझे उतना लॉजिकल नहीं लगा था कि ऐसा नहीं होगा कि एक जगह एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्ट जनरेट होगा वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव नहीं कर सकता है। तो मुझे इसमें जो लॉजिकल लगा था, और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो वेस्ट जनरेटर है उसको 5 अलग अलग कैटेगरीज में वेस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ा था, ये भी मुझे उतना लॉजिकल नहीं लग रहा था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो सारे ऑप्शंस देखने हैं। जो बिल्कुल एक्सट्रीम जो कीवर्ड्स है जैसे ओनली, उसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस केस में मुझे लगता है कि ये नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने बी को एलिमिनेट किया था। सी मुझे ज्यादा लग रहा था, ज्यादा लॉजिकल लग रहा था, ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा था, इसलिए मैंने ऑप्शन सी को टिक किया था और ऑप्शन सी करेक्ट था। Question number 68 is about compensatory afforestation fund management and planning authority। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि इट एग्जिस्ट बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। शंकर आईएएस की बुक में डिटेल में जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के बारे में बात की गई है, और उससे आपको ये पता चल जाएगा, आपने इसको पढ़ा है, कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 के बारे में एक्चुअली वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है कि नहीं। तो आपको वहां पे थोड़ा इस क्वेश्चन में रिस्क लेना है कि अगर डिटेल में शंकर आईएएस की बुक में इस फंड के बारे में बात की गई है पर कहीं भी पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात नहीं की गई है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, और यही आंसर है ऑप्शन ए। Next is question number 78. In India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following, और ये करंट अफेयर्स का है। तो आप इसीलिए ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि ये करंट अफेयर्स से डायरेक्टली पूछा गया है कि ये जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 83. With reference to the cultivation of kharif crops in India in the last 5 years, consider the following statements। और 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं और कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट है कि एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी 3-4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सारे स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करके ही ऑप्शन तक पहुंचना है। आपको जरूरी नहीं कि पता होना चाहिए कि सारे जो
जो राइस जो है क्रॉप उसका कितने एरिया में कल्टीवेशन होता है, कौन सा ज्यादा है। स्टेटमेंट 4 से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट 4 है वो है कि एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड। अगर आपको पता है कि हम हमेशा बात करते हैं ज्योग्राफी में या एग्रीकल्चर और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में, तो हम ये बात करते हैं कि जो शुगर केन का कल्टीवेशन था वो पहले नॉर्थ इंडिया में होता था, अब वो साथ ही में अब वो साउथ की तरफ भी मूव कर रहा है। वो महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा शुगर केन कल्टीवेशन होता है, तमिलनाडु में भी होता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि शुगर केन का जो कल्टीवेशन का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, वो डिक्रीज नहीं हुआ है। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट 4 जो है वो रॉन्ग है, तो यू विल इजीली अराइव एट द राइट स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1 and 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको एलिमिनेट करते हुए राइट आंसर्स तक पहुंचना है।